हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की जो क्लास है वो सीडीपी की क्लास रहेगी। और इस क्लास के अंदर सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो पेपर में बार बार आते हैं। रिपीटेशन जो क्वेश्चन है उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चल, जो भी बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है, यूपी टेट की तैयारी कर रहा है या डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो जो भी बच्चा टीचिंग एग्जाम की किसी भी स्टेट के जो तैयारी कर रहा है, तो सभी के अंदर जिसमें भी साइकोलॉजी प्लस सीडीपी आएगी तो सबके लिए क्या है, महत्वपूर्ण। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट्स करें। निम्नलिखित में से कौन सीखने के सही स्तर है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सीखने के सही स्तर है, भाई जल्दी से कमेंट करके बताए बच्चे, याद रखना। पहला है तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना बोध या प्रज्ञान। सेकंड है तथ्य सूचना बोध, सूचना बोध ज्ञान प्राप्त करना या प्रज्ञान। तीसरा ऑप्शन है तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना, बोध या प्रज्ञान। यानी कि इसमें से कौन सा सही क्रम होगा, याद रखना। या फोर्थ ऑप्शन है तथ्य बोध सूचना ज्ञान प्राप्त करना या प्रज्ञान। तो याद रखना बच्चा, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना मेरे मित्रों, सबसे पहले किसी भी चीज के हम किस पे जाते हैं, तथ्य पे जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसकी सूचना होती है, भाई ये सही है या नहीं है। फिर ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बारे में हमें नॉलेज है या नहीं है। फिर बोध करना है, यानी कि संज्ञान करना है कि जितनी भी चीजें हैं क्या वो हम लोगों ने सही करी या नहीं करी। और अंतिम में क्या होता है, प्रज्ञान, यानी कि उसके बारे में किसी चीज को भाई एक्सप्लेन करना, तो ये होता है प्रज्ञान, याद रखना। तो सही क्रम क्या होगा मेरे मित्रों, याद रखना सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अपनी स्क्रीन पर याद रखना भाई। देखिए, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की प्रक्रिया के न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, या अंत व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो बच्चा जल्दी बताइए कि इनमें से कौन सी मानसिक मंदता की क्या है, विशेषता नहीं है। तो याद रखना, जिसकी बुद्धि लब्धि भाई क्या रहेगी, 25 से 70, वो क्या होगा, मानसिक मंदता रहेगी। बिल्कुल सही बात है ये तो। सेकंड है, ध्यान देना भाई, वो किसके नहीं के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में, नहीं के बारे में मेरे मित्रों, याद रखना। नेक्स्ट है धीमी गति से सीखना, ये भी बिल्कुल है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ये भी बिल्कुल है भाई, क्या नहीं है, याद रखना। अंत अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, रुचियों की, सी ऑप्शन है अभिव्यक्ति की वंत्यता, या फिर चौथा ऑप्शन बचा याद रखना अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण की भूमिका एवं विद्यालयी। तो बच्चा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देना, ये कह रहा है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का इनमें से कौन सा तरीका जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। याद रखना, देखो बच्चे यहाँ पर अधि लिख रहा है, ये क्या रहेगा, अधिक रहेगा। अधिक महत्वपूर्ण है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है टाइप करने में। तो इसका बताइए भाई कौन सा रहे। तो बच्चा याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक की जो भूमिका जो कहाँ पर होती है, विद्यालय। एक तो अध्यापक की भूमिका जरूर होती है, और दूसरा क्या होता है कि विद्यालय का जो वातावरण होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो बच्चा याद रखना, ऐसे बालक कमजोर माने जाते हैं जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम जो आय होती है या सीमा होती है उससे जो नीचे होते हैं उन्हें कहा जाता है कमजोर वर्ग के बच्चे। तो इसका मेरे मित्रों यार राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा डी,
तो जिस भी भाई ने डी आंसर दिया है याद रखना वो बिल्कुल क्या है आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन जो है वो आपके सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, रिपीटिशन वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अपनी नॉलेज को चेक करते रहिए क्योंकि महत्वपूर्ण क्या है आपकी क्लास है भाई। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो बच्चा याद रखना कोहलर, कोहलर जी ने बच्चा देखिए सिद्धांत कौन सा दिया था भाई? कोहलर जी ने सिद्धांत दिया था सूझ व अंतर्दृष्टि का। क्या दिया था बच्चा याद रखना? सूझ व अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर। किस पे किया था? चिंपैंजी वन मानुस पर। भाई याद रखना किस पे किया था? वन मानुस पर। और जिसका नाम क्या था? जिस चिंपैंजी का नाम क्या था बच्चा याद रखना? सुल्तान। जिसका नाम क्या था मेरे मित्रों? सुल्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये टॉपिक किस में था? ये टॉपिक था आपका याद रखना लर्निंग। और जब लर्निंग की बात होगी तो मेरे मित्रों किसके बारे में कहा जाएगा? अधिगम के बारे में। तो याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही, यानी अधिगम का सिद्धांत है कौन सा? कोहलर का। बहुत बढ़िया आपके जवाब आ रहे हैं। इसी तरीके से भाई जवाब देते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की सामान्य समस्या नहीं? याद रखना निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? वंचित, ध्यान देना इस वर्ड को, किसके बारे में? वंचित के बारे में। तो क्या है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, या रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, या विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो बच्चे याद रखना क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट्स करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहने के लिए स्वस्थ क्या हो? परिवेश। तो ये क्या हो जाएगा भाई याद रखना? ये समस्या नहीं है किसकी? वंचित की। तो सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने अपने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया? ब्याजे, कोहलवर्ग, वाइगोत्स्की या वेबर? तो जल्दी बताइए कि किसने भाई अपना क्या किया था? व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों में क्या किया था? स्पष्ट किया था। तो बच्चा याद रखना सभी को पता है नैतिक विकास किसने दिया था भाई? कोहलर ने दिया था। और कोहलर ने तीन नैतिक अवस्थाएं के क्या बताए थे? स्तर बताए थे। और मैं याद रखना अगर मैं इसकी सब स्टेज की बात करूंगा कि सब स्टेज कितनी बताई थी, तो बच्चा सब स्टेज कितनी? 6। यानी कि स्टेज कितनी थी हमारी? 3। और सब स्टेज कितनी थी? 6 थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। तो राइट आंसर क्या है? कोहलर जी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। निम्न में से कौन सा वायु वर्ण है जो बचपन श्रेणी के बाद में आता है? क्या कह रहा है भाई? याद रखना वायु वर्ग है जो बचपन श्रेणी के बाद में आता है। 18 से 24 साल, जन्म से 6 साल, 6 से 11 वर्ष, या 11 से 18 वर्ष। तो याद रखना अगर वायु वर्ग की बात करता हूं तो बच्चे कौन सा होता है? इसे कहा जाता है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? 6 से 12। तो कौन सा होगा? याद रखना इसे कहा जाता है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 11। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनना, या छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो बच्चा याद रखना अगर कक्षा के अंदर अनुशासन हमें बनाए रखना है तो हमें क्या करना होगा? शिक्षण को रोचक बनाना होगा और उसका जो व्यवहारिक है बच्चा याद रखना व्यवहारिक बनना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? इसका राइट आंसर है भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या उपयुक्त सभी। तो याद रखना मूल्यांकन का मेन उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के बारे में जानना। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा? याद रखना उपयुक्त सभी। तो जिस भी भाई ने डी आंसर दिया है वो क्या है? बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तित्व भिन्नता का, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो याद रखना
अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए बच्चा? क्या रखना? व्यक्तित्व भिन्नता का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या यानी कि जो व्यक्तित्व भिन्नता है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर क्लास में जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग क्या होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो अलग अलग होता है। तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए उससे क्या है, टीचिंग करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान स्कीमा में कुछ ग्रहण करने का कार्य करता है। आत्मसातकरण, समायोजन, स्कीम या अवस्था। तो बताइए बच्चा इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ किसी के बारे में कि वर्तमान स्कीमा के बारे में अगर बच्चा मैं बात करता हूँ तो ये किसका होता है? ये होता है आपका आत्मसातकरण। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो जिस भी भाई ने ए दिया है वो बिल्कुल सही है। और अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हैं किसके, तो बच्चा याद रखना ये कॉन्सेप्ट है जीन प्याजे के। किसके हैं बच्चा? जीन प्याजे के। और जो ये तथ्य कॉन्सेप्ट किस सिद्धांत में दिए थे, तो अगर मैं सिद्धांत की बात करता हूं तो ये दिया था संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। किसमें दिया था मेरे मित्रों? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपकी स्क्रीन पर। बच्चों के बौद्धिक विकास के चार अलग अलग चरणों को निम्न में से किसके द्वारा पहचाना गया है? याद रखना किसके बारे में भाई? बौद्धिक विकास को स्किनर, पियाजे, कोहलर या एरिक्सन। तो याद रखना एरिक्सन ने कितने भागों में बांटा है बच्चा? एरिक्सन ने बांटा है 8 भागों में। कोहलर ने बांटा था 3 स्टेज के अंदर। स्किनर का कोई ऐसा सिद्धांत है नहीं जिसमें इसने चरणों में बांटा है। तो बच्चे क्या जीन पियाजे कितने भागों में बांटे थे, कितनी अवस्थाओं में? 4 भागों में। तो यही तो कह रहा है कि 4 अलग अलग में। और इनका जो सिद्धांत था वो कौन सा था? वो था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मेरे मित्रों कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो चलिए, तो हमसे पेपर में सीधा ये भी क्वेश्चन आता है कि ये बताइए संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो याद रखना वो दिया है जीन पियाजे ने। इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया है। पावलव, स्किनर, टोलमैन या थॉर्नडाइक। तो जल्दी बताइए बच्चा राइट आंसर क्या रहेगा? तो ध्यान देना किस चीज के बारे में कह रहा है, ये बात की गई है बच्चा, याद रखना क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के बारे में। तो ये किसने दिया है भाई? ये दिया है आपका स्किनर ने। और हमसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है, तो बच्चा याद रखना जो प्रयोग किया गया है इन्होंने किया था कबूतर। किस पे क्या है बच्चा? याद रखना कबूतर और चूहे पर। किस पे क्या है भाई? कबूतर और चूहे पर इन्होंने क्या किया, याद रखना बच्चा, प्रयोग किया था। और इनका सिद्धांत जो है ये बहुत फेमस हुआ था। और ये हमसे पूछा भी जाता है कि भाई ये बताइए जो सी आर थ्योरी है वो किसने दी थी? याद रखना सी आर थ्योरी भी किसने दी है? सी आर थ्योरी भी हमारी स्किनर जी ने दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान देना। मानसिक स्वास्थ्य और गैस में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति का, स्वीकार्यता का, बचने का या समायोजन का। तो याद रखना अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध किसका होता है बच्चा? याद रखना समायोजन का होता है। तो याद रखना देखिए मानसिक स्वास्थ्य और घनिष्ठ संबंध क्या होगा? समायोजन। क्योंकि जब तक हम अपने आप को किसी के लिए ढालने के लिए क्या करेंगे, तैयार नहीं करेंगे अपने माइंड को, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो क्या है, स्वास्थ्य जो है वो क्या है, सही नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन का। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर भाई। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। डम्बिल का, रॉस का, मन का या भाई मैकडूगल का। तो बच्चा याद रखना ये किसका है कि किसी एक वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान होता है। ये कहा है आपका डम्बिल ने। किसने कहा है? याद रखना डम्बिल ने कहा है। तो मेरे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए उसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। या क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो बच्चा याद रखना अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का क्या है भाई,
रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है भाई। अधिगम निरयोग्यता का कारण हो सकता है, सांस्कृतिक भिन्नता का, साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता का, शिक्षक की अभिक्षमता का, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए भाई, अधिगम निरयोग्यता का जो कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है मेरे मित्रों, याद रखना। तो ये हो सकता है साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता का, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि अगर हमारे जो फ्रेंड सर्कल यानी कि साथी क्या होंगे, अगर उदास रहेंगे, याद रखना, तो वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा अधिगम नियोक्ता क्या हो जाएगी, याद रखने के कारण हो सकता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है बच्चा, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो बच्चा जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। तो बच्चा ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, याद रखना क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिस भी भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? वह बच्चा जो एक अमूर्त ढंग से सोचता है, वह बच्चा जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है, वह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रचने की क्षमता है, वह बच्चा जिसमें धारा प्रभाव और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता है। तो याद रखना, कौन सा बुद्धिमान और युवा का संकेत हो सकता है बच्चे का? बच्चा जल्दी से भाई कमेंट करके राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चे याद रखना, इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए भाई, आप लोग कमेंट्स कीजिए जल्दी से। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रचने की क्या है, क्षमता है। बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत है। तो इसका क्या हो जाएगा, याद रखना भाई। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा? सी ही होगा इसका, क्योंकि क्या है, वो कह रहा है बुद्ध युवा का संकेत हो सकता नहीं है, सॉरी मैं कह रहा हूँ संकेत है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा भाई। वो बच्चा क्या है, वो नहीं कह रहा है, वो नहीं कह रहा है, तो यही होगा, क्योंकि यहाँ रटने की बात आगे बच्चा याद रखना, वहां पर तो चीज हो ही नहीं सकती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं भी इतने टाइम से सोचा था यार, कैसे भाई ये रटने वाली बात को कैसे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा, याद रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो नहीं के बारे में कह रहा है। इसलिए भाई वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है? तो भाई बताइए कि राइट आंसर क्या होगा मेरे मित्रों, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, वो है सभागार में, घर में, खेल के मैदान में, विद्यालय और कक्षा के वातावरण में। तो बच्चा याद रखना, संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित करने का जो सही, जो सर्वोत्तम स्थान होगा वो क्या होगा? वो होगा विद्यालय और कक्षा के वातावरण में। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या मानव विकास की एक विशेषता है, इसकी प्रकृति गुणात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है, या यह एक अथा है? याद रखना, मानव विकास की क्या एक विशेषता होती है बच्चा, याद रखना कि इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, मात्रात्मक, और कैसी होती है, गुणात्मक दोनों होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई, तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे मित्रों, याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों की, कमियों एवं रिक्तियों को प्रति सहजता विशेषता क्या रहेगी, तो वो रहेगी सृजनशील बालकों की। तो सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष
आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रखना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा निर्देश, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देश, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुरक्षण या अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहकरण। तो जल्दी बताइए बच्चा क्या राइट आंसर होगा? किसके बारे में कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रखना चाहिए? तो व्यू अधिक रहेगा तो क्या देखना, सहपाठियों द्वारा अनुरक्षण, यानी कि क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में मित्रों याद रखना। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खुंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खुंटी पर टांग देती है। उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन क्रिया का अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, याद रखना उपयुक्त सभी का। तो बच्चा याद रखना ये किसका है, यह है आपका श्रृंखलागत अधिगम का। तो यानी कि किसी चीज को अगर हम श्रृंखला ने एक क्रम से जैसी चीज को करते रहेंगे उस चीज की क्या है, हमें हैबिट्स हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि अगर घर में जाना है तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने फर्श की जगह क्या कर दिया, पीछे खुंटी को टांग दिया। तो बच्चा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक के लिए इनमें से कौन सा निर्धारकों को जानने उपागम नहीं है? तो क्या कह रहे हैं भाई, नहीं, विशेष ध्यान देना, नहीं कहा है अब इसमें। तो इसमें कौन सा नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुवैकल्पिक प्रश्न, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न। तो बच्चा याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुवैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं ये बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने क्या है बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रगति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता या छात्र की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। तो बच्चे याद रखना, बात करता हूँ नैदानिक का, तो नैदानिक का मतलब होता है याद रखना कठिनाइयों के बारे में क्या करना भाई, उसका पता लगाना। तो क्या हो जाएगा, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या होता है? तो याद रखना भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा विकार या अभिप्रेरणा का भाव। तो बच्चे याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ अधिगम निर्योग्यता का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है मेरे मित्रों, ये होता है अवधान संबंधी बाधा या विकार। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। तो बच्चा याद रखना अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक होता है वो क्या होता है, वो होता है परिपक्वता एवं आयु, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते रहिए। और अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। तो भाई जल्दी से बताइए कि जो एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है उसे शिक्षक को क्या करना चाहिए? मैं तो याद रखना सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो विकलांग बच्चा है जब तक हम उसके माता पिता से बात नहीं करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, एक चीज है उन्हें समझाना, उनसे बातचीत करना, बच्चा के बारे में और ज्यादा गहराई से जानना, तो ये क्या होगा, माता पिता से चर्चा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में कक्षा एक शिक्षण में समूह गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक पर काम का बोझ कम करना, बच्चों को अधिगम में सबसे ज्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करना, अवधारणा को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करना, या छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करना। तो बच्चा याद रखना कक्षा एक के शिक्षण के समूह गतिविधियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वो होता है बच्चों को अधिगम में सबसे ज्यादा भाग लेने के लिए क्या है, प्रेरित करना। क्योंकि जितना ज्यादा हम उसे भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे वो उतना ही ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा। तो याद रखना बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है।
मैस्लो, कोहलर, वॉटसन। देखो यहाँ पे थोड़ा वो हो गया है। पहला ऑप्शन है भाई वॉटसन, बी है आपका मैस्लो, सी है आपका कोहलर, चौथा कौन सा आपका पावलोव। तो किसके पदानुक्रम, तो बच्चा याद रखना पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था मैं, ये मेरलो लिखा है बच्चे, मैस्लो है, याद रखना क्या है आपका मैस्लो। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। इसी को क्या कहा जा सकता है, आवश्यकता का सिद्धांत। और इन्होंने जो ये आवश्यकता का सिद्धांत दिया है, पदानुक्रम का जो सिद्धांत दिया है बच्चा याद रखना, इन्होंने इसकी कितनी वो बताई है, इसमें इन्होंने जो अवस्थाएं बताई हैं वो बताई हैं 5। कितनी बताई हैं भाई, 5 अवस्थाएं बताई हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो औसत यानी कि एवरेज, और एवरेज बालकों की जो बुद्धि लब्धि वो कितने 50 से 60 होती है, 70 से 80 होती है, 90 से 100 होती है, या 110 से 30 होती है। तो याद रखना ये क्या कह रहा है, औसत बुद्धि। तो बच्चा औसत बुद्धि यानी एवरेज, एवरेज कितनी होती है 90 से 110 होती है। लेकिन अगर बीच का जो फिक्स आंसर होगा वो क्या जाएगा 90 से 100, याद रखना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 110 से अधिक नहीं होगी और 90 से कम नहीं होगी, इस चीज के बारे में याद रखिए। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देना है, बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण परीक्षण, या सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या शिक्षक के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो याद रखना अगर मैं बात करता हूँ सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में, तो बच्चे याद रखना सतत और जो व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है वो क्या है, वो है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर क्या है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन, या अभिप्रेरणा। तो याद रखना वंशानुक्रम की अगर मैं नियम की बात करता हूँ तो मेरे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा। क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना अभिप्रेरणा, यानी कि सी सॉरी डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, यह परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केवल एक, केवल चार, एक, तीन और एक, दो और तीन, दो और तीन। तो बच्चा बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अगर मैं बात करता हूँ कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण से संबंधित कथन है, तो देखिए इसका अंगम शीघ्रता से होता है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या है, शीघ्रता तो होती नहीं है। यह परीक्षण के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं है, ये होता है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, नहीं वर्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध है, ये भी गलत है भाई। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है आपका, ध्यान देना बच्चा, राइट आंसर हो जाएगा केवल आपका क्या है 4। तो क्या हो जाएगा भाई केवल 4, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या भाई क्वेश्चन है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि तनाव को कम करने के जो अप्रत्यक्ष ढंग है वो क्या कहलाते हैं, बच्चा बताइए। तो याद रखना अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्षात्मक यांत्रिकता। तो बच्चे याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है रक्षात्मक यांत्रिका, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो बच्चे याद रखना मैं बात करता हूँ बाल मनोविज्ञान की, तो बाल मनोविज्ञान में हमेशा किसके बारे में बात की गई है, याद रखना बाल मनोविज्ञान में हमेशा बालक के बारे में बात की, क्योंकि बाल मनोविज्ञान क्या है, चाइल्ड सेंटर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बालक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस मेरे भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसके बाद ध्यान देना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखो अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समूह का भी आकलन करता है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थी के उत्तरों तुलना करके उनका आकलन करता है। तो भाई ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा बी भी लग रहा है। एक बार बी कोड डी कोड देख लेते हैं, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है।
और बी ऑप्शन क्या है, सी भी नहीं है कि तुलना करना आकलन करना, ये भी नहीं होगा। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनके अवधारणात्मक समूहों का भी आकलन करता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो डी भी नहीं है भाई, राइट आंसर क्या होगा, बी। तो जिस भी भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना 39 का जो राइट आंसर है मेरे मित्रों वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में देखिए शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है। एस के मिश्रा ने, डी जी रायन ने, एस एस माथुर ने, एन तिवारी ने। तो याद रखना अगर मैं बात करता हूँ शिक्षक व्यवहार की, तो ध्यान देना शिक्षक व्यवहार जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक किसने क्या है मेरे मित्रों, तो याद रखना ये क्या है, एस एस माथुर ने। इसका मतलब क्या है कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए भाई ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। संज्ञानात्मक अधिगम प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण है अन्वेषण द्वारा अधिगम, जांच पड़ताल, प्रशिक्षण, शिक्षण योजना बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, संज्ञानात्मक अधिगम प्रणाली के बारे में, तो संज्ञानात्मक का पहला काम होता है खोज करना। क्या काम होता है, खोज करना। तो ये क्या हो जाएगा, अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता क्या है, खोज करना होता है। और याद रखना राइट आंसर क्या है, अन्वेषण द्वारा अधिगम करना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भाई ने आंसर दिया है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही दिया है। तो बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों का जवाब आ रहा है, इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है, ध्यान देना। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ किसकी आत्मकथा है। याद रखना भाई, एडोल्फ मेयर की, फिट्स की, गिलफोर्ड बियर्स की, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चे याद रखना ये किसकी है आपकी, तो आपकी इट सेल्फ जो है बच्चे ये क्या की है, फिलफोर्ड बियर्स की है। तो इसका मतलब क्या है कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही किया है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्यपूर्ण कृत्य है, यह कथन किसका है। किलफोर्ड बियर्स, एडोल्फ मेयर, हेडफील्ड या पीटर सलोव। तो बच्चा याद रखना मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्यपूर्ण कृत्य है, ये किसका कथन था। तो ये कथन की बात करता हूँ तो ये है आपका हेडफील्ड का। तो किसका कथन है भाई, हेडफील्ड का। हेडफील्ड के कथन जितने भी है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर के लिए एक दो डेफिनेशन आप लोग डी ट्रिपल एस में या सी टेट में आपको देखने को मिलेगी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इच्छाओं, कामना और लक्ष्य की भावना प्राय व्यक्ति को लेकर जाती है दबाव की ओर, भिन्नता की ओर, पलायन की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे याद रखना अगर इच्छाएं और कामनाएं और लक्ष्य की जो भावनाएं हैं वो व्यक्ति को हमेशा किसकी ओर लेके जाती है बच्चा, दबाव की ओर लेके जाती है, प्रेशर की ओर लेके जाती है। क्यों, अब मेरी इच्छा तो बहुत ज्यादा है, वर्क मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरी कामनाएं भी बहुत ज्यादा है, मेरा जो टारगेट है वो भी है भाई, मेरा पेपर नजदीक आ लिया, 10 दिन में पेपर है, पाँच, तो क्या है, प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, दबाव आना शुरू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना इसका राइट आंसर है आपका दबाव, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षक तथा मानसिक रोगों से बचाव करने वाला किसने बताया है। गिलफोर्ड बियर्स ने, एडोल्फ मेयर ने, हेडफील्ड ने, या पीटर सलोव ने। तो बच्चा याद रखना अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षक तथा मानसिक रोगों से बचाव करने का किसने बताया है, ये बताया आपका हेडफील्ड ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में आपके स्क्रीन पर। पागलपन को तकनीकी रूप से कहा जाता है मनोविक्षिप्त, कुसमायोजन, मनस्ताप या व्यक्तित्व विचलन। तो बच्चे याद रखना अगर मैं बात करता हूँ पागलपन को जो तकनीकी रूप से कहा जाता है इसे कहा जाता है आपका मनस्ताप, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न के लेखक हैं फ्रायड, प्लांट, गेट्स, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई पर्सनैलिटी एंड जो कल्चर पैटर्न के लेखक हैं वो कौन है, बच्चा याद रखना राइट आंसर क्या हो जाए, बच्चा याद रखना प्लांट है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिस भी भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई थी। 1915, 1930, 1920, 1944। तो बच्चा याद रखना विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, बच्चा याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1930,
तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिस भी भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर भाई। अभिक्रमित अनुदेशन हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? स्किनर, ब्लूम, सिडनी प्रेसे, गैने। याद रखना अभिक्रमित जो अनुदेशन है भाई वो किसने दिया था? अभिक्रमित अनुदेशन दिया है बच्चा आपका, याद रखना स्किनर ने। तो ए ऑप्शन। अच्छा प्रयास पूछा है भाई, प्रयास किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो बच्चा स्किनर ने नहीं, अभिक्रमित अनुदेशन जो है इन्होंने दिया था, रे किया है अभिक्रमित। ये क्वेश्चन दिया था बच्चा, देखना ये दिया है आपका स्किनर ने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिडनी प्रेसे ने दिया था। रखना विक्रमित अनुदेशन जो है वो किसने दिया था, सर्वप्रथम प्रयास किया था, वो दिया था सिडनी प्रेसे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर देखिए रेखे से कैसे याद रखेंगे, रेखे की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चे ध्यान देना रेखे के बारे में। तो इस रेखे में रेखा जो है हमारी किस पे, स्किन पे एक लाइन खिंच जाती है, तो याद रखना रेखा खिंचेगी कहाँ पर? स्किन पर। तो याद रखना भाई क्या हो जाए? स्किनर। दूसरा जो आता है इसे तीन भागों में बांटा गया है अभिक्रमित अनुदेशन को। सेकंड होता है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। तो बच्चा याद रखना ये किसने दिया था? ये दिया था आपका गिलबर्ट ने भाई। किसने दिया है? गिलबर्ट ने। और अगर मैं बात करता हूँ साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन जो है बच्चा याद रखना ये किसने किया था? तो ये दिया है आपका बच्चा, ध्यान देना, नॉर्मन क्राउडर बच्चा। तो ये तीन है, ये तीनों के तीनों याद रख लेना। याद कैसे रखेंगे? मैथेटिक्स देख रहे हैं, मैथ में क्या करते हैं? गिनती गिनते हैं। तो याद रखना गिलबर्ट। और याद रखना शाखा विक्रमित अनुदेशन क्या है बच्चा? याद रखना शाखा पे कौन बैठता है? क्रो यानी कि क्राउडर भाई। तो तीनों आप लोग याद कर लेना। और अभिक्रमित अनुदेशन सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो जब प्रयास किया था आपका सिडनी प्रेसे ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक आयामी है या विकास पृथक होता है? तो बच्चा याद रखना विकास जो है वो क्या है आपका? ये सामाजिक सांस्कृतिक क्या करेगा? संदर्भ में विकास में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निर्भर करता है। तो आज की जो क्लास है भाई उसका समापन होता है। तो जो 50 क्वेश्चन आपके करे हैं वो आपकी प्रैक्टिस है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन है। अगर भाई मजा आया हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलें। तो अपने दोस्तों के पास जो भी बच्चा DSSS की तैयारी कर रहा है, सीटेट की, या याद रखना जो भी बच्चा यूपी टेट, सुपर टेट या एसटेट की तैयारी कर रहा है, जो टीचर भविष्य में टीचर बनना चाहता है, तो वो बच्चे क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखें और वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।